सो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। ऑन इक्वेटोरियल लाइन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल लाइन? माइनस क्यू प्लस क्यू, है ना? ये डी डिस्टेंस है, ये डी डिस्टेंस है, राइट? तो ये जो दोनों का डी डिस्टेंस है ना, ये स्मॉल होना चाहिए या फिर 2D डिस्टेंस जो है शुड बी वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, है ना? तभी ये डायपोल कहलाएगा। ये कंडीशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि ये जो अरेंजमेंट है ये डायपोल कब कहलाएगा? when that 2D distance is very small as compared to r. Now what is r? r is this point which is at a distance r from the center of the dipole, and this r is very very large as compared to 2D. मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। जो ये नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से होगी, राइट, टुवर्ड्स चार्ज, और पॉजिटिव जो है ऐसे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस, ठीक है? अब ये जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इनको आप क्या डायरेक्टली ऐड कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में। यस, दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में, और वेक्टर्स को आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको वेक्टर्स के अकॉर्डिंग ऐड करना पड़ेगा, है ना? तो कैसे एडिशन करेंगे इसका? और कंपोनेंट निकालेंगे। हां, कंपोनेंट्स करके। ये तो थोड़ा मैं डायग्राम बड़ा ड्रॉ कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टू प्लस क्यू और माइनस क्यू है ना, इसके हम कंपोनेंट्स करेंगे। आप डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना? कंपोनेंट करने के लिए हमें एंगल चाहिए होता है। ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, यस राइट? और ये आर डिस्टेंस है, ये डी है, ये भी डी है। तो ये जो दोनों डिस्टेंस हैं, मतलब माइनस क्यू का इस पॉइंट से और प्लस क्यू का इस पॉइंट से, ये दोनों डिस्टेंस भी बराबर होंगे, राइट? तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गए। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना? तो कौन कौन से होते हैं? जो साइड्स इक्वल है उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये दोनों एंगल थीटा हो गए। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है? सो अब हमें एंगल पता लगेगा, हम इसके कंपोनेंट्स कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला इसका हो जाएगा cos कंपोनेंट, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का sin कंपोनेंट, ठीक है? और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू है, इसका cos कंपोनेंट, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू sin कंपोनेंट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने कंपोनेंट्स कर दिए। अब चाहो तो आप इसको हटा सकते हो, अब इसका कोई काम नहीं है ना? तो हमें एक बात पता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू है, इसका मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ठीक है? क्यों बराबर होगा? चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है। चार्ज इक्वल है और डिस्टेंस भी इक्वल है, राइट, है ना? तो चार्जेस जो हैं माइनस क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डिस्टेंस इक्वल है, तो kq by r, kq by r स्क्वायर से मैग्नीट्यूड लिखते हैं, वो इक्वल आएगी, तो है ना? तो दैट मींस ये वाला कंपोनेंट इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वाले कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो गए तो ये वाले दोनों कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इन इक्वेटोरियल इज E plus Q cos थीटा, E minus Q cos थीटा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस Q cos थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q cos थीटा, यानी ये दोनों इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो आप इसको 2E cos थीटा भी लिख सकते हो। नाउ फर्दर 2 into E की वैल्यू क्या हो जाएगी? kq by r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है kq by r स्क्वायर, है ना? r मतलब वो डिस्टेंस का स्क्वायर, यहां पर इस r का स्क्वायर भी बोल रहा हूं मैं, है ना? जो ये फॉर्मूला है इसमें क्या होता है, जो चार्ज है उसका डिस्टेंस उस पॉइंट का, तो वो कितना है डिस्टेंस, इधर जरा देख कर बताओ मुझे। ये d है, ये r d स्क्वायर प्लस r, हां, ये r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट है, ये डिस्टेंस भी r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का रूट है ना?
तो ये हो जाएगा 2 इंटू के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय रूट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है? और अगर साइड्स की नंबर लिखो ये हो जाएगा d बाय r बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो d अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2k क्यू डी आर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 3/। अब हम 2qd इसको लिख देंगे p, तो 2qd इज p, तो k p अपॉन r स्क्वायर प्लस b पावर 3/। दिस इज e net, ठीक है। सो e net इक्वेटोरियल, चलिए नोट डाउन करिए इसको। हम फर्दर एक स्टेप और है वो हम आगे करेंगे, पहले इसको आप नोट डाउन। सो नेक्स्ट, अब इसके आगे एक स्टेप और है, ये जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव की है, ठीक है, दिस इज फॉर अ जनरल अरेंजमेंट ऑफ माइनस q एंड प्लस q चार्ज व्हिच इज एट सम डिस्टेंस, ठीक है, उनके इक्वेटोरियल लाइन पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अगर हम इसमें डाइपोल की कंडीशन लगाएं, डाइपोल की कंडीशन क्या होती है, ये जो d है इट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r, है ना। तो हम लिखेंगे d स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r स्क्वायर, hence d स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड। अगर आप d स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो यहां से जो d स्क्वायर हट जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास, e net इक्वेटोरियल k p अपॉन r स्क्वायर की पावर 3/2 से 2 कर दिया, k p बाय r e net इक्वेटोरियल, ठीक है। ये हमारा आंसर आएगा। दिस इज फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक डाइपोल, इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लीजिए, ये नोट डाउन करके, चलो क्वेश्चन में यही लिख देता हूं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक एट डिस्टेंस 100 meter from electric dipole of charge 5 microcoulombs and distance between charges 1 m. At axis at equatorial, एक्सिस वाले का फॉर्मूला है 2kp by r2, 2kp by r2 सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे आपको डाइपोल मोमेंट इसका कैलकुलेट करना है। डाइपोल मोमेंट जो होता है 2qt, है ना। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, q into 2d है, 2d is the distance between charges, है ना। यही गलती करते हैं, वेरी गुड, मुझे पता था इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो q जो है वो कितना है, 5 माइक्रोकूलम है, 5 into 10⁻⁻6, ठीक है। और 2d यानी कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना होगा। अब अगर आपने ये जो डिस्टेंस है d उसको 10 mm लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। जो 10 mm दिया हुआ 2d दिया हुआ है, यानी कि दोनों के चार्जेस के बीच का डिस्टेंस जो कि 2d होता है, तो आपको यहाँ पर 10 mm लिखना है, ये आपका पीक वैल्यू हो गई। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 20 into 10⁻³ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस जो है उस पे हो जाएगी 2kp अपॉन r3, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल इज kp अपॉन r3। तो मजेदार बात ये है कि अगर आप एक निकाल लोगे, है ना, अगर आपने एक्सिस वाला निकाले तो उसको हाफ करके आपका इक्वेटोरियल वाला, है ना, तो
2 इंटू के की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ और पी की वैल्यू ये हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं डिवाइडेड बाय आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है 100 है ना, तो 100 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5 10 9 कैंसिल आउट हो गया 10 9 10 डिवाइडेड बाय 10 पावर 6, तो 900 into 10 की पावर -6। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पर आ गया। 9 into 10 is -2। वैसे भी लिख सकते हैं 9 into 10 पावर -4 और इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल वाला कितना आ जाएगा 450 into 10 is power -6। यूनिट क्या होगी इसकी, इसकी हो जाएगी न्यूटन अपॉन कूलम। न्यूटन पर कूलम, यस ठीक है। तो देखो इक्वेटोरियल वाला सिंपल ही है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं डाइपोल पे। ऐसा ही क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, बस उसमें डाटा चाहिए, उसमें डाइपोल दिया होगा क्या वो सॉल्यूशन तो यहाँ पर है, मैंने क्वेश्चन कर दिया है। क्यूब कहाँ जब को दिया 100 का क्यूब कर दो दिया। देखो हमने ना ई एक्सिस निकाला, ये आया, तो इसमें हमने डिनोमिनेटर में 100 का क्यूब कर दिया ऑलरेडी, तो ये इक्वेटोरियल है वो इसका हाफ है, तो बस उसको हाफ, ठीक है। फिर कोई डाउट होगा तो आई विल एक्सप्लेन, बताओ। नहीं मैं कह रही आपने ई एक्सेस में भी क्यूब लिख दिया आर क्यूब आर क्यूब ही होगा, दोनों आर क्यूब है। दोनों में आर क्यूब है, yes। अच्छा मैंने गलत देखा होगा, मैंने एक स्क्वायर लिख दिया। नहीं क्यूब है दोनों में, वो पोटेंशियल करेंगे ना उसमें आएगा, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल करेंगे उसमें स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर, वो आपने कहीं देख लिया होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में यही आएगा। अच्छा एक मजेदार बात ये है, आईआईटी मेंस में पूछा गया था क्वेश्चन, में आपसे पूछता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपने उसका जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, उसमें हमेशा आपने पढ़ा हुआ k/r² डिनोमिनेटर में, है ना, लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में r³ है, क्यों है? क्यों, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड में तो r² होता है, यहाँ r³ क्यों, इक्वेटोरियल का बता सकता हूँ, एक्सिस का नहीं बता सकता। बताओ। इक्वेटोरियल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेते हैं, जब हम उस कॉस कंपोनेंट का मतलब साइड का वैल्यू लेते हैं तो वो डिस्टेंस एक और आ जाता है ना नीचे, ये डायमेंशन भी गलत नहीं हो गया, डायमेंशनली क्या एक में k/r² होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे क्यूब आ रहा है, तो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो p में भी तो एक d आ रहा है ना, तो d और m कट जाएगा एक से। वेरी गुड करेक्ट, बात ने सही आंसर दिया है। देखो p जो है ना उसमें भी एक d है, ये देखो, यानी कि इसका अगर हम डायमेंशन देखें तो l होगा, तो क्योंकि ऊपर एक d आ गया है इसलिए नीचे भी एक एक्स्ट्रा d आ गया है, अगर हम डायमेंशंस के अकॉर्डिंग सोचें वो कैंसिल आउट हो गई, ये अभी भी डायमेंशनली करेंगे, अगर आप इसकी डायमेंशन सॉल्व करोगे तो वही आएगी जो k/r² की आती है, ठीक है। तो ये डायमेंशनली गलत नहीं है, ये क्वेश्चन आईआईटी मेंस में आ चुका है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसको गलत करके आए हैं। ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, बात कैसे करेंगे बताओ जरा। मैं पहले सोच रहा था कि सबसे पहले हम 10 माइक्रोकूलम पे जो है वो 5 का मतलब निकालेंगे कितना लग रहा है, फिर 10 माइक्रोकूलम से 5 का निकालेंगे, मतलब 5 मतलब इससे इसका डायपोल निकालेंगे, हाँ और इससे इसका, हाँ, और वैसे डायपोल में तो दोनों चार्ज बराबर होने चाहिए, हाँ, तो अनइक्वल है। मैंने वही सोचा, अभी सोच रहा हूँ। देखो इसमें ट्रिक ये है, ये आईआईटी मेंस में आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें एक लेट मी एक्सप्लेन। ये जो -10 है, क्या मैं इसको -5 और -5 लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना,
तो -5 और +5 लिखने से ये एक डाइपोल बन गया और ये एक और डाइपोल बन गया। इसकी डाइपोल मोमेंट P1 इधर हो गई और इसकी डाइपोल मोमेंट P2 इधर हो गई। तो अल्टीमेटली आपको दो डाइपोल मोमेंट्स P1 वेक्टर और P2 वेक्टर जो कि 90 डिग्री है उसका रिजल्टेंट निकालना है। तो बहुत आसान है। दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका नेट डाइपोल मोमेंट इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? है ना? तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर का जो रूट है ना, ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। अब आप P1 निकालो, P2 निकालो, इसमें वैल्यू पुट करो, आंसर। ठीक है, फटाफट करिए, क्विक। So this is the solution of the question of dipoles. Dipoles. टॉर्क का मतलब क्या होता है? 11th क्लास में पढ़ा था। What is the meaning of torque? बेसिकली जब एक सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, एक सर्कुलर रोटेशनल फोर्स बेसिकली। नहीं, सर्कुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ये एक्सप्लेनेशन नहीं टॉर्क। जैसे अगर एक पेन ऐसे है और वो ऐसे घूम रहा है तो टॉर्क ऐसे लगेगा। और जिसे रोटेट वो जिसे रोटेट करते हैं या देखो नहीं आता तो सीधा बोल देगा ऐसा नहीं पता। ठीक है, चल देखो। टॉर्क का मतलब होता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर एक फोर्स लग रही है, अगर वो फोर्स रोटेशनल या टर्निंग इफेक्ट पैदा कर दे तो हम उसको टॉर्क बोलते हैं, है ना? तो अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो टॉर्क का मतलब होगा द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स अप्लाइड। अब अगर मान लो ये डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, ये -q ये +q, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लाइक दिस। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, है ना, इनकी वजह से ये जो चार्जेस है इनके ऊपर फोर्स लगेगा, है ना। F = Q × E होता है फोर्स, राइट? ये फॉर्मूला कहाँ से आया? बेसिकली हम लिखते हैं ना कि सबसे पहले हम लिखते हैं फोर्स Q1 Q2 अपॉन r²। अब जब हम Q को दोनों साइड से डिवाइड करते हैं तब आ जाते हैं E = KQ/r²। तो हम KQ/r²। आपने करेक्ट एक्सप्लेन किया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था इट इज एक्सप्लेन्ड बाय फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स को आप चार्ज से डिवाइड कर दो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, तो आप इसको अगर इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए अगर कोई चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो आप इससे निकाल सकते हो, Q × E, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा चार्ज पे अगर वो पॉजिटिव हुआ, है ना। पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज है वो माइनस, राइट। अब ये दोनों चार्ज, ये जो दोनों फोर्सेस हैं वो मिलके इस डाइपोल को इस तरीके से रोटेट कर रहे हैं। ये इस तरीके से पड़ा हुआ तो ऐसे रोटेट कर रहा है ना। तो टॉर्क लिखने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है F × या फिर F × R परपेंडिकुलर। नाउ व्हाट इज R परपेंडिकुलर? R परपेंडिकुलर का मतलब है कि आपकी जो फोर्सेस लग रही हैं, ऐसे फोर्सेस लग रही हैं, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम R परपेंडिकुलर बोलते हैं। सर बट जब टॉर्क लगेगी तब जो है ये चार्जेस जो है डाइपोल है, ठीक है, घूमेगी थोड़ी ना वो, जैसे अगर ऐसे और यहाँ फोर्स लगेगा तो यहाँ पे रुक नहीं जाएगा। तो हम यही तो कैलकुलेट कर रहे हैं कि जब वो इस मोमेंट पे, इस इंस्टेंट पे उसके ऊपर कितना टाइम लगेगा, वो 10 मिनट बाद घूमने के बाद उसके ऊपर क्या लगेगा वो हम थोड़ी बता सकते हैं, हम तो उस इंस्टेंट पे बता रहे हैं,
जब भी हम फिजिक्स में किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं या किसी सिचुएशन को सॉल्व करते हैं तो वो करंट सिनेरियो होते हैं। करंट सिनेरियो में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जो हम टॉर्क में आते हैं करंट सिनेरियो, यानी कि इस सिचुएशन में इसके ऊपर टॉर्क क्या लगेगा, है ना। क्वेश्चन में दिया गया है ये जो एंगल है ये थीटा है ना। इसको डिस्टेंस को, वैसे ये जो डिस्टेंस है ना दोनों के बीच में, उसको कई बुक्स में 2a भी लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। कई जगह 2b लिखते हैं, कई जगह 2a लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इस बार 2a यूज कर लेता हूँ, है ना, हालांकि 2d भी कर सकते हैं। सो ये जो 2a है इसकी वजह से ये वाला जो कंपोनेंट होगा यानी r परपेंडिकुलर, ये कितना होगा? अगर इस 2a की बात करें, मैं आपको थोड़ा कंपोनेंट याद दिला देता हूँ। ये f वेक्टर अगर है, ये अगर थीटा है, इसका ये वाला कंपोनेंट है sin थीटा, ये f cos थीटा हो जाएगा, दूसरा वाला f sin थीटा। सिमिलरली ये जो 2a है इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 2a cos थीटा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 2a sin थीटा। r परपेंडिकुलर आ चुका है, फोर्स भी हमें पता है QE, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे QE, और r परपेंडिकुलर की वैल्यू 2a sin थीटा। 2QA को एक साथ रखेंगे और ये E sin थीटा लिख देंगे। ये जो 2QA है इसको आप P भी लिख सकते हैं, है ना। 2QD या फिर 2QA दोनों को आप P लिख सकते हैं, ठीक है। तो इधर आ जाएगा PE sin थीटा। नाउ दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, P sin थीटा। अब अगर मुझे इसको क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, क्या लिख सकता हूँ? देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, A क्रॉस B इज AB sin थीटा, याद है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ये होता है। तो अगर ये P sin थीटा लिखा है तो इसको हम क्या P क्रॉस E लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, ठीक है। नोट डाउन करिए। So this is a question on torque of a dipole. Find torque on dipole where P vector और E vector दिया हो। Solve करिए जरा इसे। Okay. So I'm solving, आप एक बार मैच कर लीजिए आंसर। ये I J K 2 3 minus 10 4 minus 1 5। So इसको सॉल्व करने के लिए आप ये याद रखिएगा यहाँ पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस इस तरीके से होता है। सो आई वाले टर्म्स लिखनी है, ये लाइन छोड़ दीजिए और ये बाकी का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट पे आपको पहले नीचे फिर उसके बाद ऊपर। 3 into 5 15 माइनस माइनस 1 into माइनस 10 माइनस जे कैप। अब ये वाला इसका जे कैप का टर्म लिखना है तो ये वाली लाइन छोड़ेंगे और ये वाली 2 into 5 माइनस 4 into माइनस 10, ठीक है। ये लाइन छोड़ेंगे और ये 2 into माइनस 1 माइनस 4 into 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 3 minus 10 5 I कैप प्लस माइनस 50 ठीक है ना। ये ठीक करना है, कैलकुलेशन देख लेना। माइनस माइनस प्लस, फिर ये माइनस, तो 15 माइनस 10 5 हो गया, ये 10 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 40 तो 50 आ गया, और ये माइनस है तो माइनस 50 आ गया। उसके बाद ये माइनस है, ये भी माइनस, ये 12 माइनस 14 ठीक है। दिस इज द आंसर। कितना आंसर करेक्ट है? वेरी गुड। फाइंड डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये कैसे निकालेंगे? क्या डायरेक्शन है टॉर्क का? जब भी आपसे किसी वेक्टर के डायरेक्शन की बात की जाए तो आपको उसका यूनिट वेक्टर निकालना होता है या फिर एंगल निकालना होता है, दोनों में से कुछ भी आप निकाल सकते हो। तो टॉर्क का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे? टॉर्क वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर होल टू। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना। टॉर्क वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे आपका
यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो। नोट इट डाउन, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं यूनिट वेक्टर नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके जूतों में से आवाज आ रही है, वाले जूते हैं क्या वो जो बच्चों वाले लाइट जलती है? नॉर्मल स्टूडेंट है। तो सच में आवाज कैसे आ रही है वो चुन तुम्हारी बच्चों वाली, बताओ ये। स्टडी में ले रहा हूँ। सर कुछ स्टडीज कहती हैं ऐसे दिमाग थोड़ा शांत रहता है। ये शांत हो रहा है, अपना शांत कर लिया, दूसरा खराब कर दोगे तो भी चौंचों वाले जूते बचा के। सर जो पेन ऐसे कर नहीं सकता इनको उसमें मेरे को इरिटेशन होती है उसमें, मेरे को कान और आँख बहुत तेज है, कोई इरिटेशन लगती है छोटे छोटे चीजों से। चलो देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो अभी तक हम जो भी पढ़ते आए हैं, ठीक है, हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े हैं KQ1 Q2 by R square या फिर KQ by R square, है ना, वो हमने जो भी पढ़ा है वो सारा पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। तो अब पॉइंट चार्जेस के अलावा अगर कोई चार्ज या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि फैला हुआ है, और रियल लाइफ में इसी टाइप का सिनेरियो होता है, जो चार्ज है ना वो पॉइंट नहीं होता, वो एक जगह फैला हुआ होता है, रियल लाइफ सिनेरियो में यही होता है ना। तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि यहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे चार्जेस हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ चार्जेस, इतने भी हम काउंट ही ना कर पाए। तो इतने सारे चार्ज हैं तो उनका हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैसे निकालेंगे, दैट इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। पॉइंट चार्जेस का तो हम निकाल लिया, तो अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे निकालेंगे। तो उसको समझने से पहले आपको तीन टाइप के जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझने पड़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका जो सिंबल है वो है लैम्डा, ठीक है। और इसका क्या मतलब होगा, देखो जैसे अगर L लेंथ है इसकी और इस पूरे पे चार्ज Q है, तो लैम्डा होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। चार्ज पर यूनिट लेंथ का क्या मतलब हुआ कि यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा, इतना होगा। चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट लेंथ होगी इस रॉड की उसमें इतना चार्ज होगा, ठीक है। सो सरफेस का वॉल्यूम आएगा, क्या हुआ, सरफेस का वॉल्यूम आएगा, सरफेस ऑफ वॉल्यूम वो भी आएगा, आगे आएगा, ठीक है। तो ये लैम्डा की वैल्यू कितनी जाएगी, Q ओपन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एक चीज हमने ध्यान रखनी है, इसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल मान रहे हैं, थिकनेस नेग्लिजिबल, राइट, ठीक है। सो सेकंड आएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको आप नोट डाउन करते जाओ साथ ही साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट एरिया। Charge divided by area. That's like any random area having charge positive, distributed uniformly, ठीक है। ये Q चार्ज है और एरिया जो है वो A मान लो, चार्ज अपॉन एरिया क्या हो जाएगा, Q अपॉन A। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है इसमें कोई भी मान लो रैंडम वॉल्यूम है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है,
डेंसिटी का मतलब क्या होगा? एनी गैसेस वॉल चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? सो इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस रो इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दिस इज Q divided by volume.